हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी पर बात करेंगे। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपका बीकॉम का सिलेबस का पार्ट है, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल कोर्स में किसी में जीएसटी आप पढ़ते हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैक्सेबल इवेंट को समझते हैं। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसके होने से आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है, वो टैक्सेबल इवेंट होता है। ये आपकी डेफिनेशन की फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। नाउ जीएसटी का मतलब क्या है? कोई भी टैक्स जो कि चीज़ों की सप्लाई पर, सेवाओं को देने में या गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता हो, उसे जीएसटी बोलते हैं। हाँ, इसमें आपके जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर है, उसको जीएसटी के अंडर कवर नहीं किया गया है। तो जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई या एक आप काम कर रहे हो जहाँ पर आप चीज़ें भी बेच रहे हो, दे रहे हो, या सर्विसेज भी दे रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें उसमें आ जाएंगी। नाउ जीएसटी एप्लीकेबल है सप्लाई पर। सप्लाई की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जीएसटी लॉ में नहीं दी गई है, उसके लिए कुछ एलिमेंट बताए गए हैं। साथ ही साथ सप्लाई होती क्या है? सप्लाई का मतलब होता है जब किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ सप्लाई। तो आप सेल की फॉर्म में जब हम खरीदते बेचते हैं तो एक चीज़ ली जाती है, दूसरे को दी जाती है, या ट्रांसफ़र किया जाता है जब कोई आप अपनी कोई भी वस्तु या सेवा आप किसी को दे रहे होते हो, दैट इज़ ऑल्सो दैट कंसिडर्ड एज सप्लाई। बार्टर सिस्टम में आप वस्तु के बदले में अपनी कोई वस्तु दे रहे होते हो पैसे की बजाय, तो वो भी ऐसे ही। एक्सचेंज भी, जब एक्सचेंज किया जाता है एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट, वो भी आपका इसमें सप्लाई में कंसिडर किया जाएगा। लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन को आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करने के लिए दे रहे हो, या राइट टू यूज़ जिसे हम कहते हैं, राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वो लाइसेंस होता है। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सप्लाई। रेंटल में आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते नहीं हो, आप केवल रेंट आउट करते हो। कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा आप उनको रेंट पे दे देते हैं कुछ समय के लिए, या लीज पर दे देते हैं, तो वो भी आपकी सप्लाई में की ट्रांजैक्शन मानी जाती है। साथ ही साथ डिस्पोजल में भी इसमें कंसिडर किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ एसेट, जैसे कि बिजनेस एसेट हुई या कैपिटल एसेट हुई, ये भी सप्लाई ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी इंक्लूड की गई है। तो सप्लाई कितनी तरह की है वो हमने बात की। नाउ अब सप्लाई किस तरह की है? नेचर ऑफ सप्लाई हेल्प करता है कि जीएसटी कैसे डिटरमाइन करना है, कौन सा जीएसटी लगेगा। क्योंकि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन स्टेट, हरियाणा में या यूपी में एक ही स्टेट में जब सप्लाई हो रही होती है, तो उस पर सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई है, हरियाणा यूपी के बीच में, हरियाणा पंजाब के बीच में, जो भी दो स्टेट्स कोई भी हो सकती हैं, तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। उस पर आईजीएसटी इम्पोज होता है, उसके लॉ अप्लाई होते हैं। हालांकि ये लगभग से लॉ सेम ही रहते हैं, चाहे सीजीएसटी की बात करें, चाहे एसजीएसटी की बात करें, चाहे आईजीएसटी की। रूल रेगुलेशन मोस्टली सेम ही रहता है। नाउ अभी इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगता ही है, साथ ही साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है। तो इंपोर्ट की केस में सप्लाई है तो आपका आईजीएसटी एंड बीसीडी, दैट इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज होगी। अगर एक्सपोर्ट की फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस में उस पर कोई जीएसटी इम्पोज नहीं होगा। उसे हम एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड सप्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि जीएसटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन पर बेस्ड होता है। नाउ जिसका मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो कि विद इन कंट्री कंज्यूम की जाएंगी, इंडिया में अगर वो कंज्यूम की जा रही हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। और एक्सपोर्ट जो है विद इन कंट्री कंज्यूम होता नहीं है, वो तो दूसरे देश में कंज्यूम किया जाएगा ना। हम केवल बेच रहे होते हैं, कंज्यूम तो दूसरे देश में होगा, इसीलिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इंपोर्ट का बाकी देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंपोर्ट हो, हमारे विद इन कंट्री कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए उस पर जीएसटी लग रहा होता है। नाउ अब बात करते हैं कि सप्लाई होने के लिए कौन से एलिमेंट होने ज़रूरी हैं एज पर जीएसटी लॉ। सबसे पहले तो टैक्स सप्लाई होने के लिए कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, जो सामान आप बेचें वो टैक्सेबल होना चाहिए। जो सामान आप बेच रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है तो आपका जीएसटी के अंडर टैक्स लगना ही नहीं है। कंसिडरेशन के कोई भी कंसिडरेशन, मतलब किसी भी प्रतिफल स्वरूप, चाहे आप उसको पैसे की फॉर्म में आपको कुछ मिले या सेवाओं की फॉर्म में या वस्तु की फॉर्म में, वट तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो केवल गिफ्ट ना हो, वो किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाए। साथ ही जो सप्लाई हो एज पर जीएसटी लॉ, वो टैक्सेबल टेरिटरी में की जानी चाहिए और टैक्सेबल पर्सन द्वारा की जानी चाहिए। तो ये एलिमेंट ऑफ सप्लाई है एज पर जीएसटी लॉ। नाउ स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 जो है जीएसटी लॉ का, दैट इज़ अबाउट स्कोप ऑफ सप्लाई। ये चार्ट आपके सामने है।
इस चार्ट की हेल्प से आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में कई बार बहुत सी चीज़ों के लिए चार्ट दे रखा है, लेकिन हर एक के लिए चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम लिमिट होती है। तो कुछ एक पर्टिकुलर जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है वो आप यहाँ बना सकते हैं। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई सामने आपको नज़र आ रहा है। सेक्शन 7 के 3 पार्ट में इसको बोला गया है। हालांकि सेक्शन 7(1) का एक सेक्शन और हो गया है। तो सब सेक्शन 1 दैट इज़ अबाउट टैक्सेबल सप्लाई और नॉर्मल सप्लाई, देन आफ्टर दैट डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 2 में बताई गई, शेड्यूल 3 में नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड देन डिक्लेयर सप्लाई सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में। तो इनको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए सेक्शन 7 सब सेक्शन जो 1 है दैट इज़ अबाउट नॉर्मल सप्लाई, और यू कैन से कि सप्लाई में क्या इंक्लूड किया जाएगा, फर्स्ट इंक्लूजन इन सप्लाई। तो ये क्या है, देखिए फर्स्ट इंक्लूजन इन सप्लाई में सभी सप्लाई की तरीके, सभी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, चाहे वो सेल की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसफ़र की फॉर्म में हो, बार्टर हो, एक्सचेंज, लाइसेंस जो हमने अभी पढ़ा, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, हर तरह की सप्लाई इसमें कंसिडर की जाएगी, जो कि मेड फॉर कंसिडरेशन प्रतिफल स्वरूप होगी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी सामान बेचा जाता है प्रतिफल स्वरूप, किसी उसके बदले में कुछ मिलता है आपको, और बिजनेस में आपका काम ही है ये चीज़ बेचने का, तो वो सप्लाई में आएगा। इसके बाद सेकंड इंक्लूजन है जो कि सब सेक्शन सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 पार्ट जो है AA, इसमें नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है ये सब सेक्शन। सेकंड इंक्लूजन में कोई भी सप्लाई एक एसोसिएशन क्लब द्वारा अपने मेंबर्स को की जाती है, या मेंबर्स द्वारा कोई भी सामान क्लब में दिया जाता है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। इसके बदले में कोई कंसिडरेशन के होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद थर्ड इंक्लूजन ऑफ सप्लाई में आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आती हैं। दैट इज़ ऑल्सो ये फॉर कंसिडरेशन तो हो, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो। तो यहाँ पर 2 फीचर में से एक फीचर है कि वो कंसिडरेशन के लिए प्रतिफल स्वरूप कोई सर्विसेज आपको इंपोर्ट आप कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो थर्ड इंक्लूजन इन सप्लाई। फोर्थ इंक्लूजन में देखिए, फोर्थ इंक्लूजन आपको ध्यान से समझने की बात है कि सप्लाई तो की जा रही है बट विदाउट कंसिडरेशन की जा रही है, मतलब प्रतिफल नहीं है। सो सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो हम ये क्या कहें कि क्योंकि हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है, बट इसमें तो नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई नहीं है, ये फोर्थ इंक्लूजन में ले लिया कि विदाउट कंसिडरेशन कैसे कैसे सप्लाई हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिजनेस एसेट को। तो परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हो आप उन एसेट पर, तो उसको सप्लाई में आप कंसिडर करोगे। फर्स्ट पॉइंट इज नाउ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स। अब रिलेटेड पर्सन्स कौन से होते हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो सकता है, डिस्टिंक्ट कोई पर्सन हो सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होनी चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है ठीक है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ हुआ, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कोई सामान लिया दिया गया, तो वो भी आप सप्लाई मानी जाएगी। इसमें ये ध्यान रख देने वाली बात है कि कोई गिफ्ट भी ऐसा हो, लेकिन गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो उसको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। तो वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो उसे सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे आप, गिफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, जब एक दूसरे के बिहाफ पर वो सामान बेच रहे होते हैं तो भी वो बदले में कुछ लेना देना नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है, बट बिजनेस में वो चीज़ हो रही होती है तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। साथ ही साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, आप कोई सर्विसेज किसी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सर्विसेज कोई आपका नॉन है, रिलेटेड पर्सन है, तो उससे कोई सर्विसेज आप ले रहे होते हो, हाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होनी चाहिए, कंसिडरेशन भले ही ना हो, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सप्लाई। अब इसके बाद आता है 7 सब सेक्शन 1A। इसमें हमने बात करनी है डीम्ड सप्लाई। जो चीज़ें एक्चुअल में हमें क्लियर हो रही है सप्लाई, कंडीशन 2 है, एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो वो भी सप्लाई हमने कर लिया। डीम्ड सप्लाई में आपके 5 टाइप इसमें कवर किए गए हैं। वो एक्टिविटीज़ को हमने सप्लाई कंसिडर करना है जो कि ट्रांसफ़र हो, लैंड जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, ट्रीटमेंट और प्रोसेस से रिलेटेड हैं, बिजनेस एसेट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं, और ट्रांजिशन स्पेसिफिकली अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड हैं। तो देखिए
तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में जानते हैं। डीम्ड सप्लाई में सबसे पहला हमने ट्रांसफ़र को मानना है। डीम्ड सप्लाई में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। हमें इसमें यही समझना है कि एक चीज़ हुई, कोई फॉर एग्जांपल एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, आपने सामान किसी को दिया तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। कोई अपने सामान दे दिया है, उसकी ओनरशिप भी, आपका टाइटल जो गुड्स का वो भी ट्रांसफ़र हो गया है, मालिक अब दूसरा जिसको आपने दिया है वो बन गया है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन ऐसा ही यही सेम चीज़ हो और ट्रांसफ़र जो आपने सामान तो दे दिया लेकिन आपने टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया है, विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, मालिक अभी आप ही हैं, उस केस में वो चीज़ आपने दी है तो वो सर्विसेज वो ले रहा है, उस चीज़ जो दूसरे पर्सन को आपने दिया है, सप्लाई की है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो जब आप अपना सामान बेचते हो और आपका अधिकार स्वामित्व भी आप अगले को दूसरे इंसान को दे देते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाता है। वो तीसरे केस में यही है कि सप्लाई चीज़ तो दे दिया आपने, लेकिन जो मालिकाना हक है, जो ऑनरशिप है, वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस केस में भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। और अगर मालिकाना हक, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है तो उस चीज़ को दूसरा इंसान यूज़ कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड क्या है, अगर लैंड को आपने लीज पर दे दिया है, टेनेंट रेंट पे दे दिया है, लाइसेंस ले लिया है, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सिमिलरली बिल्डिंग का भी यही है, बिल्डिंग को आप लेट आउट कर देते हैं, लीज पर दे देते हैं, चीज़ें बेची नहीं हैं आपने केवल कुछ समय के लिए यूज़ करने के लिए दिया है, दैट इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ इसके बाद हम ट्रीटमेंट और प्रोसेस की बात करते हैं। अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड, दूसरा कोई इंसान है, उसको अपने सामान के लिए कुछ प्रोडक्शन के लिए कोई एक प्रोसेस या ट्रीटमेंट या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वो आपसे वो चीज़ ले लेता है, तो उस केस में आप उसको सर्विसेज दे रहे होते हो, दैट इज़ कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, अब बिजनेस एसेट को आप ट्रांसफ़र कर देते हो, डिस्पोज ऑफ किया है, ट्रांसफ़र किया तो आपको क्लियर हो रहा है कि दैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन बिजनेस एसेट को किसी को दे देते हो बट वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं हो रही है, वो प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, इस केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, दैट इज़ कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेवाओं की पूर्ति वो कही जाएगी, वस्तुओं की नहीं। नाउ गुड्स फॉर्मिंग, अब यही सेम चीज़ अगर कोई टैक्सेबल पर्सन किन्हीं गुड्स को, बिजनेस की गुड्स को, एसेट को सीज कर लेता है, जब्त कर लेता है, तो अब वो जो वस्तु है वो अब बिजनेस के न रह के उस टैक्सेबल पर्सन के पास चली जाती है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ अब फिफ्थ पार्ट में आपका आता है जो स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही आपको ट्रांजिशंस लगती हैं, और हमें लगता है कि ये तो है ही, सर्विसेज गुड्स तो इसमें दी ही नहीं गई हैं। जैसे कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दें, कोई काम बिल्डिंग में चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, टेम्परेरी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र भी ऑल्सो कंसिडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। साथ ही डेवलपमेंट, डिज़ाइन एट्सेट्रा ऑफ IT सॉफ्टवेयर के कोई डिज़ाइंस हैं, कोई उनसे रिलेटेड कुछ हैं, तो भी वो एग्रीमेंट कुछ हुए हैं तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो आपको किसी काम को करने से रोकता है या तो वो भी एक सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और ट्रांसफ़र ऑफ द राइट, कोई भी राइट आपको ट्रांसफ़र करना है किसी से रिलेटेड, किसी गुड्स को यूज़ करने से रिलेटेड, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वो चीज़ें आपने नहीं बेची हैं, आपने केवल उन चीज़ों को यूज़ करने का अधिकार दिया है, ट्रांसफ़र किया है, दैट इज़ नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आज हमने इंक्लूजन की बात की, किस चीज़ को सप्लाई मानना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें सप्लाई में नहीं आती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दिस विल प्रूव हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।